हेलो दोस्तों, आज मैं लोकोक्ति लेके आई हूँ जिसे प्रोवर्ब्स कहते हैं। इसके बारे में बहुत सारी लोकोक्तियाँ के बारे में हम पढ़ेंगे। लोकोक्तियाँ शब्द लोक प्लस उक्तियाँ से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है लोगों के द्वारा कही गई कहावतें। मतलब कि लोगों के द्वारा जो कहावतें कही जाती हैं उन्हें ही लोकोक्तियाँ कहते हैं, लोकोक्ति कहते हैं, जो उनके अनुभव का परिणाम होता है। ये अपने आप में पूर्ण वाक्य होता है जिसका स्वतंत्र प्रयोग होता है। इनका प्रयोग किसी बात के समर्थन या खंडन के लिए होता है। जैसे कि पहला देखिए, अंधों में काना राजा। अंधों में काना राजा का मतलब होता है कि कोई भी गुणहीन व्यक्ति में थोड़ा गुणवान, मतलब कि आपके आसपास जितने भी व्यक्ति हैं वो सारे अधिकतर लोग क्या है, गुणहीन है। मतलब कि वो किसी कार्य में सक्षम नहीं है, लेकिन उसमें से एक आधा जना अगर कोई केवल इकलौता कोई एक है जो कुछ थोड़ा बहुत उस चीज़ की किसी चीज़ के बारे में नॉलेज रखता है या जानता है, समझता है, तो उसे ही थोड़ा गुणवान हो। तो अंधों में काना राजा कहते हैं। तो हमारी बस्ती में केवल पप्पू ही कंप्यूटर ठीक करना जानता है। सभी लोग उसका सम्मान करते हैं क्योंकि वो अंधों में काना राजा है। अंधों में काना राजा का मतलब यही होता है कि किसी को किसी चीज़, मतलब कि ऐसा कोई भी चीज़ जिसके बारे में कोई उसको नहीं कर सकता है, लेकिन उसमें सिर्फ एक ही व्यक्ति उसको ठीक कर सकता है। इस तरीके को अंधों में काना राजा कहा कि एक तरह से कहावत होती है कि अंधों में काना राजा, मतलब कि सभी व्यक्तियों में जो गुणवान व्यक्ति होता है उसे ही अंधों में काना राजा कहा जाता है। अंध जल गगरी छलकत जाए। अध जल घगरी छलकत जाए। अल्प ज्ञानी लोग स्वयं को अधिक ज्ञानवान दर्शाते हैं। मतलब अध जल मतलब आधा जल है और आधा जल है, और घगरी छलकत जाए मतलब कि घगरी होता है मटका। अगर मटके में आपका आधा जल है और तो वो छलकेगा कैसे, नहीं हो सकता ना। इसका मतलब कि पानी तो वैसे ही कम है, मतलब इसी तरीके से आपका ज्ञान जो है वो कम है, लेकिन आप अधिक ज्ञानवान दर्शाते हो, मतलब अपने आप को दिखा रहे हो कि बहुत ज़्यादा। जैसे कि मटके में पानी आधा है, घाघरी में पानी आधा है, वो छलकेगा ही नहीं। इसी तरीके से आपका ज्ञान अधूरा है, आधा है, लेकिन अपने आप को बहुत ज़्यादा ज्ञानी या ज्ञानवान दर्शाते हो। रवि संस्कृत का अल्प ज्ञान होने पर भी स्वयं को संस्कृत का विद्वान समझता है। किसी ने सच ही कहा है, अंधजल गगरी छलकत जाए। तीसरा है, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। मतलब कि अगर आपका खेत है, इस तरीके से समझिए, आपका खेत है और खेत में जो भी आपके दाने हैं अगर चिड़िया जो है वो खा जाती है, तो उसके बाद पछताने का क्या फ़ायदा। इसका मतलब है कि अगर आपके पास कोई अवसर मिला है उसको उसी टाइम कर लेना चाहिए। अवसर निकल जाने, जब अवसर आपके हाथ से निकल जाएगा तो उसके बाद पछताने का कोई भी फ़ायदा नहीं है। मतलब कि अगर कोई काम अभी करना है और आपने उस काम को नहीं किया है, अगर आपने उस काम को नहीं किया और आपके हाथ से निकल गया, तो ऐसे काम को हम कहते हैं अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। रघु ने पहले तो परिश्रम नहीं किया, अब अनुत्तीर्ण होने पर रो रहा है। मतलब कि जब एग्ज़ाम था अरुण का तो उसने पढ़ाई नहीं की, परिश्रम नहीं की, मेहनत नहीं की, और जब फेल हो गया, क्योंकि सिंपल सी बात है, अगर उसने मेहनत नहीं की तो फेल होगा, और फेल हो गया तो उस पर तो यही कहावत कहा गया कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई। मतलब कि जब समय था आपका वो समय हाथ से निकल गया, और जब एग्ज़ाम आया आपने एग्ज़ाम देना पड़ा, और एग्ज़ाम देना पड़ा क्योंकि आपने पढ़ा नहीं पढ़ा तो आप उत्तीर्ण हो जाओगे। अब उत्तीर्ण हो जाओगे तो उसका सुधार नहीं कर सकते हम। तो जो वक्त बीत जाता है हम वापस उस पल में नहीं जा सकते हैं, इसलिए हमें हर एक काम को सही तरीके से करना चाहिए। अक्ल बड़ी या भैंस। शारीरिक बल से बुद्धि बल श्रेष्ठ होता है। मतलब अक्ल बड़ी या भैंस को कंपैरिजन आप अपने शरीर से ले लीजिए। अक्ल मतलब दिमाग, मतलब कि आपका शरीर बड़ा है या आपका बुद्धि बड़ा है, तो वही बोला है शारीरिक बल से बुद्धि बल श्रेष्ठ होता है। मतलब आपके शरीर के बल से ज़्यादा आपकी बुद्धि बल जो होता है सबसे महान श्रेष्ठ होता है। नाले में गाड़ी की पहिया फंस गया था। पहलवान सुमित ने खूब जोर लगाया पर पहिया ना निकला। दुबले पतले अनिल ने पटरा लगाकर पहिया नाले से बाहर कर दिया। किसी ने ठीक ही कहा है, अक्ल बड़ी या भैंस। कहने का मतलब है कि एक व्यक्ति था, पहलवान था,
अब उसने अपनी पहलवानी दिखाने की कोशिश की, मतलब अपने शरीर की ताकत दिखाने की कोशिश की, लेकिन वो गाड़ी नहीं निकली। तो क्योंकि उसने दिमाग नहीं लगाया, उसने सोचा कि मैं पहलवान हूँ, मैं ताकतवर हूँ, मैं उसको धक्का दे के निकाल दूँगा। लेकिन वो इतनी गड्ढे में थी, वैसे जाती नहीं। और अनिल आया, अनिल ने क्या किया, पहिया लगाया, पहिया से क्या होगा, वो गाड़ी आगे बढ़ गई। तो उसने अपना दिमाग लगाया, अनिल ने दिमाग लगाया, पहलवान ने अपने शरीर लगाई। तो अक्ल बड़ी या भैंस का मतलब होता है शारीरिक बल से बुद्धि बल श्रेष्ठ होता है। आम के आम गुठलियों के दाम, मतलब आम के आम तो है तो दोहरा लाभ प्राप्त होना, मतलब कि जो आपने चीज़ खरीदी वो तो मिला, मतलब कि आपने जो कोई भी पैसा किसी को दिया वो तो मिला, उसके साथ आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ, तो दोहरा फ़ायदा होना। अभिषेक परीक्षा देने मुंबई गया, वहाँ उसने मुंबई के दर्शनीय स्थल भी देख लिए। इसे कहते हैं आम के आम गुठलियों के दाम, मतलब कि काम एक करने गया था, उसका था परीक्षा से उसने, और परीक्षा देने गया मुंबई गया, और मुंबई के बहुत सारे स्थल, दर्शनीय स्थल भी घूम के आ गया, मतलब परीक्षा के जरिए वो घूम भी लिया। तो एक काम के साथ उसने दो काम कर लिया, तो दोहरा फायदा हुआ कि एग्ज़ाम भी दे आया और घूम भी आया। आ बैल मुझे मार का मतलब होता है कि खुद ही अपने आप को मुसीबत को बुलावा देना, स्वयं ही मुसीबत को बुलावा देना। पिताजी तुम्हारे फेल होने पर नाराज हुए बैठे हैं और तुम उनके कमरे में जा रहे हो, ये तो वही बात हुई, आ बैल मुझे मार। मतलब कि एक तो क्या हुआ, मैं फेल हो गई और पिताजी गुस्से में हैं। अब मैं उनके सामने जाऊंगी तो सिंपल सी बात है, गुस्सा निकलेगा। तो कभी भी किसी इंसान या मनुष्य के जब बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है या आपसे कोई नाराज़गी होती है, उस टाइम पे हमें उनसे छोड़ देना चाहिए और कुछ समय के बाद उसके पास जाना चाहिए ताकि उसका तो यहाँ पे आ बैल मुझे मारने का मतलब है कि मैं सामने वाला ऑलरेडी गुस्से में है, पहले ही गुस्से में है, और उसके सामने जाओगे तो बस अपने बैल मुझे मार वाली बात कर रहे हो। एक अनार सौ बीमार, मतलब वस्तु एक, चाहने वाले अनेक। एक अनार सौ बीमार का मतलब होता है आपके पास एक वस्तु है लेकिन उसको चाहने वाले जो हैं वो अनेक हैं। तो अध्यापक के एक रिक्त पद के लिए सैकड़ों आवेदन आ चुके हैं, इसे ही कहा जाता है एक अनार सौ बीमार। मतलब कि जैसे कि आप एसएससी एग्ज़ाम से या बहुत सारे एग्ज़ाम्स देख लो, वहाँ पे वैकेंसी आती है 4000, 3000, 5000, लेकिन 25 लाख, 40 लाख, 30 लाख लोग फॉर्म भरते हैं। क्यों? तो इसका मतलब क्या है, मतलब थोड़ा सा है चीज़ लेकिन उसको चाहने वाले अनेक है। तो एक अनार सौ बीमार का मतलब होता है आपके पास वस्तु एक है और चाहने वाले अनेक है। एक और एक 11, एक और एक 11, एक और एक 11 का मतलब होता है एकता में बल है। मतलब कि अगर सभी लोग, जैसे आपके परिवार में अगर सभी लोग मिलजुल के करें, मतलब कोई भी काम मिलजुल के करें, सबका सपोर्ट हो, तो उसमें एकता में बल होता है। आप हमेशा आगे बढ़ोगे, आपकी फैमिली की तरक्की होगी। तो विजय अकेला ही फ्रिज उठाने का प्रयास कर रहा था, तभी सोनू आ गया और दोनों ने मिलकर सरलता से फ्रिज को उठाकर दूसरे स्थान पर रख दिया। किसी ने सही कहा, एक और एक 11 होता है। मतलब कि किसी भी कार्य को करने में अगर सबका सहायता मिल जाता है या सपोर्ट मिल जाता है तो हम बहुत जल्दी और आसानी से किसी काम को कर लेते हैं। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे का मतलब होता है कि अपराधी का निरपराध को दोषी ठहराना। मतलब तुम चोर हो, सामने वाला खुद चोर है और मतलब कि जो निर्दोष है उस पे दोष लगाना, मतलब उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। कहने का मतलब है कि चोर तुम हो और दूसरों को डांट रहे हो, मतलब खुद ने सारी गलती कर रखी है और सामने वाले पे डाल रहे हो। रीता ने ऋषिका का पेन खराब कर दिया और उससे कहा कि तुम्हें पेन का ठीक से इस्तेमाल करना नहीं आता। मतलब रीता ने ऋषिका का पेन खराब भी कर दिया और उसके बाद ऋषिका को ही बोलने लगी कि तुम्हें पेन सही से चलाने नहीं आता। वाह, तुम्हारा पेन तो खराब है। ये तो वही बात हुई, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। ऊँट के मुंह में जीरा, बड़े को थोड़ी वस्तु देना। मतलब अब ऊँट का शरीर आप देखोगे कितना बड़ा है और उसके मुंह में जीरा दे रहे हो, मतलब कि बड़े को थोड़ी सी वस्तु दे रहे हो, कोई भी चीज़। तो मुझे बहुत तेज़ भूख लग रही थी पर मेरे लिए एक ही पूड़ी बची थी। मैंने भाभी जी से कहा कि एक पूड़ी तो मेरे लिए ऊँट के मुंह में जीरे के समान है। इसका मतलब कि मेरा पेट भी नहीं भरेगा। ऐसे दे रहे हो कि जैसे इतनी तगड़ी भूख लगी है, मुझे 10, 5, 6, 7 पूड़ी मैं खा सकती हूँ, उसकी भूख लगी है और मुझे एक दे रहा है। तो मतलब कि शरीर, एटलीस्ट कम से कम मेरा शरीर देख के तो मुझे भोजन दो, एक पूड़ी से मेरा क्या होगा। ऊँट के मुंह में जीरा हो गया।
11वां, ऊंची दुकान फीका पकवान, नाम बड़ा है पर कम गुण वाला। मतलब ऊंची दुकान, आपकी दुकान है तो ऊंची ऊंची दिख रही है लेकिन फीका पकवान है, मतलब कि आपके काम अच्छे नहीं है। किराना मिष्ठान भंडार का बस नाम ही नाम है, मिठाइयाँ तो घटिया किस्म की होती हैं। किसी ने ठीक ही कहा है, ऊंची दुकान फीका पकवान। मतलब कि ऊंची, जो जिसकी दुकान ज़्यादा नामियर होती है उसके जो वस्तु होती है वो घटिया होती है। कंगाली में आटा गीला, कंगाली में आटा गीला होने का मतलब होता है मुसीबत में मुसीबत आ जाना। मतलब कि एक तो आपके सर पे एक मुसीबत है, जैसे कि कई बार आपके घरों में होता है कि कोई चीज़ ख़राब हो गई। अब अगर कोई चीज़ ख़राब हो गई, जैसे फ्रिज ख़राब हो गया, तो फ्रिज के बाद आपका टीवी ख़राब हो जाता है, टीवी के बाद फिर कुछ और ख़राब हो जाता है और आपकी सैलरी उतनी होती है, तो ऐसा होता है कि आपके पास लोन चढ़ जाता है। मतलब कि ऐसे तो ऐसी दिक्कत हो रही थी घर में, सही चीज़ें एडजस्ट नहीं हो पा रही थी, फ्रिज ख़राब हो गया, फ्रिज के खर्चे दिए, फिर वो खर्च हुआ, उसको कैसे कैसे झेला, तो फिर टीवी ख़राब हो गई। तो वही एक बात कहा जाता है कंगाली में आटा गीला होना। इधर नित्या की नौकरी छूट गई और उधर उसके घर में चोरी हो गई, इसे कहते हैं कंगाली में आटा गीला। मतलब कि एक तो नौकरी छूट गई, सोर्स नहीं है इनकम का, और दूसरी तरफ मेरे घर के सारे जितने भी पैसे थे वो सारे चोरी हो गए, तो कंगाली में आटा गीला होना। कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, हैसियत में अत्यधिक अंतर होना। मतलब कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली का मतलब होता है कि आपकी हैसियत दूसरे की हैसियत में बहुत ज़्यादा अंतर होना, मतलब एक अमीर और एक गरीब में बहुत ज़्यादा अंतर होना। तुम मोहन राकेश जैसे श्रेष्ठ नाटककार की तुलना उस ऑर्केस्ट्रा कंपनी के लेखक से कर रहे हो, ये तो वही बात है, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। कोयले की दलाली में काले हाथ काले, बुरे के साथ रहने में बुराई मिलती है। दिनेश शराब की तस्करी जैसे कार्यों में लिप्त रहता है, तुम उसके साथ रहोगे तो व्यर्थ ही बदनाम हो जाओगे। तुमने सुना ही होगा, कोयले की दलाली में हाथ काले ही होते हैं, मतलब कि बुरे के साथ रहने पर बुराई मिलती है। इसी तरीके से खोदा पहाड़ निकली चुईया, खोदा पहाड़ निकली चुईया का मतलब होता है कि परिश्रम अधिक लाभ कम। मतलब कि आपने पूरा पहाड़ खोद दिया, इतनी ज़्यादा मेहनत की, लेकिन आपका उसका फल जो मिला, उसका लाभ जो मिला वो बहुत ही कम मिला। तो मैं लंबी यात्रा करके एक नामी साधु के दर्शन करने गुजरात गया, पर एक उस साधु के अल्प ज्ञान को देखकर मैंने सिर पीट लिया, इसे कहते हैं खोदा पहाड़ निकली चुईया। इसका मतलब कि मैं सोचता था कि वो जो गुरु हैं, साधु हैं, वो बहुत ही ज्ञानी हैं, लेकिन जब उनके पास गया और सारी चीज़ें देखा तो मुझे पता चला कि उन्हें तो चीज़ों का ज्ञान ही नहीं है, बहुत ही कम ज्ञान है। तो वो इसका अर्थ होता है खोदा पहाड़ निकली चुईया, घर पर भेदी लंका ढाए, घर का भेदी लंका ढाए, घर का भेदी लंका ढाए का मतलब होता है आपसी फूट हानिप्रद होती है। मतलब कि आप ही का घर का कोई भी भेदी है और आप ही के घर में लंका है, मतलब आपसी फूट हानिप्रद होता है। महारानी लक्ष्मीबाई के कुछ सरदार अंग्रेजों से मिल गए और उनके विश्वासघात के कारण ही अंग्रेज सेना किले में घुस आई, और किसी ने सच ही कहा है, घर का भेदी लंका ढाए। घर की मुर्गी दाल बराबर, घर की मुर्गी दाल बराबर की मतलब होता है पास की वस्तु का कोई महत्व नहीं दिया जाता है। राजेश हलवाई को अपनी दुकान के छोले भटूरे अच्छे नहीं लगते हैं, वे खोमचे वाले के छोले कुलचे मंगाकर खाता है, इसी को कहते हैं घर की मुर्गी दाल बराबर। चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, बहुत कंजूस होना। मतलब कि आपकी चमड़ी रगड़ जाए लेकिन दमड़ी मतलब पैसा नहीं निकालोगे आप। सेठ करोड़ी मल को 6 महीने से खांसी की शिकायत थी, परंतु वो अच्छे चिकित्सक से इलाज नहीं करवाता। उसके लिए तो यही कहना ठीक है, चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए। चिराग तले अंधेरा, अपना दोष ना दिखाई देना। चिराग तले अंधेरा का मतलब होता है कि अपना दोष दिखाई ना देना। हिंदी साहित्यकार रामधारी सिंह दिनकर दूसरों से हिंदी भाषा के प्रचार और प्रसार की बात करते हैं। उनके पौत्र पोत्रियां सिर्फ अंग्रेजी में ही बात करते हैं, इसे कहा जाता है चिराग तले अंधेरा। मतलब दूसरों को आप ज्ञान बांट रहे हो कि आप हिंदी भाषा का प्रचार और प्रसार करें, लेकिन आपके जो पुत्र और पोते हैं वो ही मतलब अंग्रेजी में ही बात करते हैं। चोर की दाढ़ी में तिनका, मतलब दोषी स्वयं
डरता है। चोर की दाढ़ी में तिनका है, इसका मतलब कि तुम्हारे में कुछ तो गड़बड़ी है, तुमने तो कुछ तो चोरी की है। तो संजय का पेन चोरी हो गया। अध्यापक कक्षा में तलाशी लेने लगे तो अमित की घबराहट देखकर समझ गए कि पेन उसने ही चुराया है। तलाशी लेने पर पेन अमित के पास ही मिला। सच ही कहा है चोर की दाढ़ी में तिनका। छाती पर सांप लौटना। छाती पर सांप लौटना का मतलब होता है ईर्ष्या से मन में जलन होना। चिंटू ने पूरे विद्यालय में सर्वोच्च अंक प्राप्त किए। ये देखकर अनुज की छाती पर सांप लौट गए। जिसकी लाठी उसकी भैंस। शक्तिशाली की जीत होती है, मतलब जिसकी लाठी है उसी की भैंस होगी, मतलब जो जितना ताकतवर होगा उसी की जीत होगी। लोमस धन और बल की ताकत से चुनाव जीता गया, जबकि योग्य, सीधा साधा और गरीब उम्मीदवार रघुपति चुनाव हार गया। इसे कहते हैं जिसकी लाठी उसकी भैंस। जैसी करनी वैसी भरना, कर्मों के अनुसार फल मिलना। नितेश ने मेरे पैसे मार लिए। रात में ही उसकी कार चोरी हो गई। किसी ने सच कहा है, जैसी करनी वैसी भरनी। जो गरजते हैं सो बरसते नहीं। अधिक बढ़ चढ़कर बातें करने वाले प्राय काम नहीं करते। आज के नेता बड़े बड़े काम करने के वादे करते हैं, मगर काम कुछ भी नहीं करते। किसी ने सच ही कहा है, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। तेते पाव पसारिए जेते लंबी सोर। आय के अनुरूप ही व्यय करना चाहिए। तुम इस मतलब कि जितनी आपकी सैलरी है, इनकम है, उसी के अकॉर्डिंग आपको खर्च करना चाहिए। तुम इस तरह फिजूल खर्ची मत करो, क्योंकि तुम्हारी तनख्वाह कम है। और क्या तुमने ये नहीं सुना है, तेते पाव पसारिए जेती लंबी सोर, थोथा चना बाजे घना। अयोग्य व्यक्ति अपनी अधिक प्रशंसा करता है। सो वीर की जेब में 100-200 रुपये भी नहीं होते हैं, वो मित्रों में बैठकर लाखों का व्यापार करने की बात करता है। इसे कहते हैं थोथा चना बाजे घना। दूध का दूध, पानी का पानी, सही न्याय करना। फैक्ट्री मालिक ने भोले भाले सुनील को चोरी के झूठे मुकदमे में फंसा दिया था, पर न्यायाधीश ने सुनील को बरी कर दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। दूर के ढोल सुहावने, आप प्राप्य वस्तुएं अच्छी लगती है। आप प्राप्य मतलब जो वस्तुएं आपको मिलती नहीं है, आपके पास से आपसे दूर रहती है, वो वस्तुएं आपको बहुत ही अच्छी लगती है। लोगों की बातें सुन सुनकर अजय भी पैसा कमाने की लालच में दुबई चला गया, पर वहाँ उसके सामने भूखे मरने की नौबत आ गई। उसने कभी नहीं सोचा कि उसके साथ ऐसा हो गए। बच्चों, दूर से ढोल सुहावन होते हैं। धोबी का कुत्ता, घर का ना घाट कर, कहीं का भी ना रह जाना। हर्ष ने नई नौकरी के लालच में पुरानी नौकरी छोड़ दी। उसे नई नौकरी नहीं मिली और पुरानी भी छूट गई। इसे कहते हैं धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट का। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। कार्य के कारण को ही समाप्त कर दिया। सोनिका ने सास की रोज कहा सुनी से बचने के लिए अलग रहने का निश्चय कर लिया और बोली, ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। नाच न जाने आंगन टेढ़ा। अयोग्यता छिपाने के लिए बहाने बनाना। जब कीर्ति से गाना गाने को कहा गया तो वो गला खराब होने का बहाना बनाने लगी। इस पर प्रिया बोली, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। नो नगद ना तेरा उधार। उधार में अधिक दाम पर बेचने से नगद में कम दाम पर बेचना अच्छा है। दुकानदार ने अनुप्रिया से कहा, तुम इस साड़ी की कीमत अभी अदा कर दो तो मैं 50 रुपये कम ले लूँगा, पर 200 रुपये अधिक मिलने पर भी उधार नहीं करूँगा। मेरा तो बस यही सिद्धांत है, नो नगद ना तेरा उधार। मतलब कि किसी को भी मतलब उधार नहीं देना है, नगद देना है, और नगद में भी अगर कम है तो कम में दे देना है। पर उपदेश कुशल बहुते। दूसरों को उपदेश देना बहुत सरल है। उपेंद्र जी का सबको ईमानदारी का उपदेश देते फिरते थे, पर स्वयं अपने पुत्र की नौकरी रिश्वत देकर लगवाई। इसी को कहते हैं पर उपदेश कुशल बहुत तेरे।
पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, सभी वस्तुएं समान नहीं होती। संजय और सुमित सगे भाई हैं पर दोनों में बहुत अंतर है। संजय उद्दंड और सुमित बहुत गंभीर है। ठीक ही कहा है, पांचों उंगलियां समान नहीं होती है। बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। अयोग्य व्यक्ति कीमती वस्तु की कद्र नहीं करता। शर्मा जी उद्धव को सत्संग में ले गए थे पर बीच में ही उठकर चला गया। इस पर शर्मा जी ने कहा, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। बीती ताही बिसार दे, आगे ही सुधी ले। जो हो गया सो हो गया, आगे के लिए संभल जाना चाहिए। स्नेहा परीक्षा में फेल होने पर लगातार रोए जा रही थी। उससे सुमन ने कहा, जो हो गया सो हो गया, अगली बार खूब मेहनत करोगी तो परीक्षा में प्रथम आओगी। सच ही कहा है, बीती ताही बिसार दे, आगे की सुधी ले। मुंह में राम बगल में छुरी। ऊपर से तो मित्रता है लेकिन मन में शत्रुता है। अनुग्रह तुम्हारा सच्चा मित्र नहीं है, उसकी मित्रता दिखावा है। वो तुमसे मन में शत्रुता रखता है। इसी को कहते हैं मुंह में राम बगल में छुरी। मान ना मान, मैं तेरा मेहमान, जानबूझकर गले पड़ना। मैंने तुम्हें कभी देखा तक नहीं और तुम कह रहे हो कि मैं तुम्हारे गांव से आया हूँ, कुछ दिन यहीं रहूँगा। ये तो वही बात होगी, मान ना मान, मैं तेरा मेहमान। मन चंगा तो कटौती में गंदा। मन पवित्र हो तो तीर्थ यात्रा करने की आवश्यकता नहीं होती। माता जी ने जब तीर्थ यात्रा पर चलने का कार्यक्रम बनाने को कहा तो पिताजी बोले, इस कड़ाके की सर्दी में कहीं जाकर क्या करोगी। मन चंगा तो कटौती में गंगा। लातों के भूत बातों से नहीं मानते, दुष्ट व्यक्ति समझाने से नहीं मानते हैं। थानेदार से सिपाही बोला कि ये जेब कतरा सरलता से सच सच नहीं बताएगा क्योंकि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। सांप भी मर जाए, लाठी भी ना टूटे, हानि उठाए बिना कार्य हो जाना। नेताजी ने कहा कि हमारे लिए कोई ऐसा उपाय है करो कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। 100 सुनार की एक लुहार की, शक्तिशाली का एक ही वार पर्याप्त होता है। बंटी चाय वाला काफ़ी देर से एक पहलवान को चिढ़ा रहा था पर उसे गुस्सा आ गया। उसने एक गुस्से में बंटी को 2 दांत तोड़ दी। इसे कहते हैं 100 सुनार की एक लोहार की। सोने पे सुहागा, अच्छी वस्तुओं में और गुण होना। अभिनव परिश्रमी होने के साथ साथ ईमानदार भी है, इसी को कहते हैं सोने पे सुहागा। होनार विद्वान के होत चिकने पात। महान व्यक्ति के गुण बचपन में ही पहचान में आ जाते हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान ने बचपन में ही सुंदर कविताएं लिखकर स्पष्ट कर दिया कि आगे चलकर वे एक महान कवियत्री बनेंगी। इसी को कहते हैं होनहार विद्वान के होत चिकने पात। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर माई वीडियोज़।